नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस योगा पे। तो जैसा कि हम अभी तक 7 लेक्चर में पहला चैप्टर कर चुके हैं, जो लगभग आधा ख़त्म हो चुका है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा परागण। परागण के प्रकार पढ़ेंगे, परिनिषेचन पढ़ेंगे, पुष्प खिलते कैसे हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन क्या होता है, स्व परागण के लाभ हानि देखेंगे, पर परागण के लाभ हानि देखेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से आज 10 क्वेश्चन हैं और जिनमें से कुछ आप करिएगा और कुछ मैं करूँगा। इसी तरह मैंने उससे पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आज का? परागण। तो परागण होता क्या है? पहले ये एक प्रक्रिया होती है, इसको समझो। लिखा हुआ है परिभाषा, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी कि जो परागकण होता है वो जब उड़ के या किसी कीट द्वारा जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है हमारा स्वयुग्मन। दूसरा क्या है? समजात पुष्पी परागण या सजात पुष्पी परागण। इसे आप ऐसे कर लो, चाहो तो इसे समपुष्पी परागण भी कह सकते हो, चाहो तो इसे समजात पुष्पी परागण भी कह सकते हो। तीसरा क्या है? परिनिषेचन। तो चलिए पहला देखते हैं हमारा क्या है। पहला हमारा क्या था? स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन क्या होता है इसको समझते हैं। फिलहाल जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ शब्दों से ही पता चल जाता है कि परिभाषा क्या होने वाली है, कैसा होने वाला है। स्वयुग्मन, जब एक ही पादप के एक ही पुष्प, यानी कि पादप भी वही है, पुष्प भी वही है, पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र के मध्य परागण हो तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है सेम पुष्प के परागकोश, यानी कि ये परागकोश हो गया हमारा और ये वर्तिकाग्र हो गई। यानी कि सेम पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का झड़ना क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाता है। और ये किन पुष्पों में देखा जाता है? जो द्विलिंगी होते हैं। कैसे? द्विलिंगी। अब द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी ऐसा पुष्प होता है, या इसे द्विलिंगी को समझो, जिनमें 2 लिंग पाए जाते हैं। यानी कि इसमें नर भाग भी है, इसमें परागकोश भी है और जायांग भी है, यानी कि 2 लिंग हैं। तो ये कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है। समजात परागण या समजात पुष्पी परागण। अब इसको देखो, इसकी परिभाषा क्या है? किसी पादप के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण। यानी कि पुष्प मतलब पेड़ एक रहेगा लेकिन पुष्प हमारे क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक पुष्प हमारा ये है, एक पुष्प ये है। अब इसमें परागकोश है, यानी कि ये नर भाग है और ये मादा है। यानी कि यहाँ से परागकण कहाँ जाएंगे? जायांग पे जाएंगे, वर्तिकाग्र पे। तो यहाँ पे 2 पुष्प हुए लेकिन पौधा एक हुआ, तो ये कैसा हो गया हमारा? समजात पुष्पी परागण। और इसका उदाहरण क्या है? उभयलिंगाश्रयी पादप। अब इसको जानो, उभयलिंगाश्रयी पादप क्या है? ऐसे पादप जिनमें नर पुष्प भी पाया जाता है और मादा पुष्प भी पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी पादप। इतना समझ में आ गया होगा। और ये आपका नोट पॉइंट है, इसे भी आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अगला है हमारा परिनिषेचन। परिनिषेचन क्या होता है? भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य परागण। यानी कि जो पादप रहेगा वो कैसा रहेगा? भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जाति उसकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे पादप कैसे हैं? भिन्न भिन्न। और पुष्प भी कैसे हैं? अलग अलग। जब पादप अलग है तो पुष्प तो अलग होगा ही। तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं हम? परिनिषेचन। इसका उदाहरण आप देखेंगे क्या है? एक लिंगाश्रयी पादप, यानी कि ऐसे पादप जिनमें केवल एक लिंग पाया जाता है, या तो उसमें नर पुष्प रहेंगे या तो इसमें सिर्फ मादा पुष्प रहेंगे। जैसे एक पुष्प का पेड़ ये हो गया, एक ये हो गया, ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। तो यहाँ से ऐसे
इसमें झड़ जाएगा। जो पादप एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं उनमें मादा और नर पौधे का अनुपात 10:1 रखा जाता है, यानी कि 10 अगर मादा पेड़ हैं तो एक नर पेड़ रहेगा। ये पपीते में हो गया, तरबूज में हो गया, इन सब में देखा जाता है। अब अगला देखो, यहाँ पे वही जो हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ रखी हैं उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्वयुग्मन क्या होता है? सेम प्लांट सेम फ्लावर। सजातपुष्पी परागण क्या है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। पलनिषेचन क्या है? डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। पौधा भी अलग और फूल भी अलग। पौधे अलग हैं तो फूल भी अलग होंगे। सेम प्लांट, पौधा एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। यहाँ पे सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है। अब अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है हमारा? पुष्प। पुष्प है, यहाँ पे पुष्प की कुछ परिभाषाएं हैं। वैसे तो मैंने सेकंड लेक्चर में पुष्प के बारे में बताया था, पुष्प के भाग क्या होते हैं, सारा कुछ। तो यहाँ पे है खिलने के प्रकार पे। आपने देखा होगा कई पुष्प खिलते हैं, कई पुष्प नहीं खिलते हैं। जैसे आपने गूलर का पेड़ देखा होगा, उसमें आपने कभी पुष्प नहीं देखा क्योंकि उसके फल के अंदर पुष्प कैद रहते हैं। तो अब देखो, उन्मील परागड़ी पुष्प, ये ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते हैं या खुलते हैं। फिर उन्मील परागड़ी पुष्प, ये पुष्प अन्य पुष्पों की भांति नहीं खिलते। अब इनमें कौन से आ गया? वायोला आ गया, ऑक्सीलिया आ गया, कनकौवा का आ गया। और ये याद रखिएगा, जो कनकौवा का पेड़ होता है इसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। कैसे? खिलने वाले भी और नहीं खिलने वाले भी। तो इतना समझ में आया होगा उन्मील परागड़ी पुष्प किसे कहते हैं और उन्मील परागड़ी पुष्प किसे कहते हैं। ये वो हैं जो खिलते हैं, ये वो हैं जो नहीं खिलते। अब अगला देखो, अगला क्या है? अगला है हमारा 2 पॉइंट हैं। क्या है? स्वपरागण की युक्तियाँ और परपरागण की युक्तियाँ। यानी कि देखो, युक्तियाँ यानी कि विधियाँ, परपरागण की विधियाँ कौन सी हैं और स्वपरागण की विधियाँ कौन सी हैं। तो सबसे मेन पॉइंट, जो स्वपरागण करेगा यानी कि उसमें 2 लिंग उपस्थित होंगे, यानी कि द्विलिंगी पुष्प होंगे। और जो परपरागण करेंगे उनमें एक लिंगी पुष्प पाया जाएगा। और ये उन्मील परागड़ी पुष्प होते हैं और ये उन्मील परागड़ी होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि उन्मील परागड़ी कहने का मतलब है, अगर पुष्प नहीं खिला तो उसके अंदर ही नर भाग भी है और मादा भाग भी है, तो इसको खिलने की ज़रूरत भी नहीं है। और उन्मील परागड़ी यानी कि परपरागण पौधों को खिलने की ज़रूरत है पुष्पों को। अगर वो खिलेंगे नहीं तो वो कभी बीज ही नहीं बना पाएंगे। अब अगला क्या है हमारा? वर्तिकाग्र तथा परागकोश पास पास होते हैं। यानी कि मादा भाग और परागकोश नर भाग दोनों क्या होता है? पास पास होता है। अब इसमें अगला क्या है? इधर क्या है? वर्तिकाग्र तथा परागकोश दूर दूर होते हैं। अब एक लिंगी पादप है तो पुष्प एक ही पुष्प में तो होंगे नहीं, तो अलग अलग जगह पे होंगे, यानी कि दूर दूर होंगे। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? स्त्री केसर पुंकेसर के मध्य समकालीन परिपक्वता पाई जाती है। समकालीन परिपक्वता का मतलब क्या है? जिस समय स्त्री केसर तैयार होगा उसी वक्त परागकोश भी परिपक्व हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक ही समय पे परिपक्व होते हैं। अब चौथा इसमें देखते हैं, परपरागण में स्त्री केसर एवं पुंकेसर के मध्य विषमकालीन परिपक्वता होती है। इसमें क्या होता है? विषमकालीन परिपक्वता होती है। इतना समझ में आ गया होगा, एक बार अपने से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब अगले चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? हम स्वयुग्मन के लाभ और स्वयुग्मन की हानियाँ। पहला क्या है? पहले हम लाभ देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे? हानि। तो पहले लाभ देख लेते हैं, फिर हानि पे आएंगे। तो लाभ में क्या है? पराग कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें हमको कोई भी पराग कार्य की आवश्यकता नहीं है, ना कीट की ना हवा की। माफ़ करिएगा, हवा तो लग सकता है। परागकारी यानी कि कीट हो गए, भृंग हो गए, मनुष्य हो गया, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। अपेक्षाकृत कम परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण कम होता है? परागकणों का। फिर क्या है? सफल परागण के ज़्यादा अवसर होते हैं। और ये क्या करता है?
शुद्ध वंशक्रम को बनाए रखता है। स्वयुग्मन क्या कराता है, जब एक ही पुष्प में होगा तो उससे क्या रहेगी, वंशक्रम शुद्ध रहेगा। अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं। हानि क्या है हमारी, पहला हानि है इसमें विविधता नहीं आएगी। जब एक ही पुष्प में क्रॉस होता रहेगा तो उससे विविधता आएगी नहीं आएगी। अब दूसरा देखो, अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप बीज क्या हो जाएगा, दुर्बल दुर्बल हो जाएगा। जब लंबे समय तक यही प्रक्रिया होगी तो पुष्प का बीज क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और तीसरा क्या है, विकास नहीं होगा। यानी कि जब बीज दुर्बल तो पौधे का विकास भी क्या होगा, नहीं होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं, पर परागण से लाभ और हानियाँ। पहले लाभ देखते हैं। पर परागण के क्या लाभ हैं, तो विविधता उत्पन्न होगी। यानी कि जो पर परागण होगा इससे क्या होगी, विविधता होगी, नई किस्मों का विकास होगा। और बीज प्रबल होगा, यानी कि बीज क्या होगा, मजबूत होगा। बीज में दुर्बलता नहीं पाई जाएगी। अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं। लाभ तो हमने देख लिया, अब हानियों पे आते हैं। पहली हानि क्या है हमारी, परागण कार्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि कीट, पक्षी, मनुष्य, कोई भी जो परागण कराता है उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, अपेक्षाकृत कठिन होता है। अब इसमें परागकारियों की आवश्यकता होती है तो ये कठिन तो होगा। इसमें विषमकालीन परिपक्वता पाई जाती है इसलिए भी कठिन होगा। अब तीसरा क्या है, अपेक्षाकृत सफल परागण के अवसर कम होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये स्वयं से मतलब एक ही पुष्प में तो है नहीं नर मादा भाग कि आसानी से हो जाएगा, तो इसमें परागण के जो अवसर होते हैं वो कम होते हैं। तो आई होप इतना लेक्चर समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है, परागण क्या है। आपको बताना है जो परागण होता है ये क्या है। बीज का निर्माण है, या निषेचन की प्रक्रिया है, परागण का निर्माण है, या परागकोश से वर्तिका तक परागण का स्थानांतरण है। तो मैंने पहली ही स्लाइड पे ये साफ बताया था कि परागण क्या है, परागण है परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागण का स्थानांतरण क्या कहलाता है, हमारा परागण कहलाता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वयुग्मन में परागण कहाँ होता है। आपको बताना है कहाँ होता है स्वयुग्मन में। क्या एक ही फूल के भीतर होता है, अलग अलग पौधों में होता है, एक ही पौधे के अलग अलग फूल में होता है, या केवल नर पुष्प में होता है। तो मैंने क्या बताया था, स्वपरागण में सेम फ्लावर सेम प्लांट, यानी कि एक ही पुष्प के भीतर होगा। और पादप भी क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट। अलग अलग पौधों में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। और एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ये याद रखिएगा। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, गिटेनोगोमी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ ही लिया होगा। तो आंसर क्या है हमारा, क्या अलग अलग पौधों में परागण, एक फूल में परागण, या एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में परागण, या बिना परागण के निषेचन। तो गिटेनोगोमी क्या है, एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में परागण, जिसे हम समजात पुष्पी परागण भी कहते हैं। जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखाया था और थ्योरी में वही है, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया सही, सी नंबर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए। आसान क्वेश्चन है, शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन मेरे लिए तो आसान ही है। और शायद आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपके लिए भी आसान होगा। अब पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। कौन सा द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, क्या वो मक्का है, पपीता है, खरबूज है, या गुलाब है। तो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो गया है आपका, गुलाब। गुलाब में आपका द्विलिंगी पाया जाता है। आपने कभी गुलाब ध्यान से देखा हो तो उसमें मादा भाग भी होता है और नर भाग भी होता है। आप उसमें परागकोश भी देख सकते हैं और जायांग वाला भाग भी देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा, डी नंबर।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लेस्टोगैमी किसे कहते हैं? तो ये आपको बताना है। ये फूल खुले होते हैं या इनमें पर परागण होता है? ये फूल नहीं खिलते हैं, इनमें केवल कीट परागण होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर। ये फूल नहीं खिलते, जैसे कि कनकौवा हो गया, वैसीलिया हो गया, इन सब के फूल नहीं खिलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया था इसमें? सी नंबर। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, सेस्मोगैमी किस पुष्प में क्या होता है? आपको बताना है। क्या फूल खिलते हैं, फूल नहीं खिलते हैं? इन्हीं दो में से आपका राइट आंसर है। तो जो इसमें का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पुष्प खिलते हैं। सेस्मोगैमी में क्या होता है? पुष्प खिलते हैं। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा और इसका उत्तर भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, मैं 10वां करा दे रहा हूँ। यानी कि मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 10 में से 3 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, जिनमें से 2-3 अभी तक 9 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, जिनमें से 3 को आपको करना है। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसे मैं कराए दे रहा हूँ। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? पर परागण का लाभ क्या होता है? विविधता नहीं आती, बीज कमज़ोर होते हैं, परागण आसानी से होता है, नई किस्मों का विकास होता है। तो आपको किसका लाभ बताना है? पर परागण का। पर परागण के लाभ मैंने बताए थे। तो क्या होता है इससे? इससे आपका नई किस्मों का विकास होता है। क्या होता है? नई किस्मों का विकास होता है। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। तो चलिए, यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कम समय में अच्छा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर किसी एक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या अगले चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।